नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो अभी जो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक जो पंकज कुमार हैं, उनका ये पत्र जारी हुआ है, जिस पत्र के अनुसार उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने प्रसंग दिया था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पत्रांक जो है 2036 और दिनांक 21/12/2024। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के नियुक्त अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालयों को वेतन एवं अन्य लाभ पाने के हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो भी शिक्षक यानी कि जो नियमित शिक्षक हो जाते हैं, तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली 2023 है प्रावधान के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक गण को एनपीएस से आच्छादित किया गया है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षक को भी एनपीएस योजना से आच्छादित किया जाना है, किंतु इस हेतु उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है। प्रान नंबर आप लोग जानते हैं कि परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर होता है, जिसके माध्यम से ही आपका जो भी पैसा उसमें यानी कि जमा होता है और वो पैसा जो है सो बाद में पेंशन फंड और पीएफ फंड में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप इससे अवगत है कि एनपीएस के कर्मियों को ओपीजीएम एवं एनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है। इससे अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएंगे। सुलभ प्रसंग हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलग्न एक रूप में संलग्न है। प्राण आवंटन होने के उपरांत संबंधित शिक्षा का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं एनपीएस पोर्टल से शिक्षकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो जब शिक्षक गणों का जब प्राण जनरेट हो जाएगा, उसके बाद उनका एचआरएमएस पर जो है ऑनबोर्डिंग होगा। ठीक है, तो विभागीय काउंसिल पोर्टल सक्षमता.काउंसलिंग है ना, thecodebucket.com पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग जब उसमें काउंसलिंग किए होंगे या जो प्रधान शिक्षक के लिए जिन्होंने भी काउंसलिंग किया है, तो उस पर आपका ये सारा डाटा जो है सो इसी पर जाता है, ये काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर। ठीक है, और इस वेबसाइट पर आपका वो जमा है, तो उसमें आपका अब सबसे लास्ट प्रोसेस जो होगा वो टेक्निकल ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, जिसमें योगदान तिथि और समय स्पष्ट अंकित हो। ऐसा विद्यालय अध्यापक के योगदान के समय भी हुआ था कि जिन्होंने योगदान दिया था, तो उनका यानी कि हम तो विद्यालय में जाके योगदान दे ही दिए, लेकिन वो असली योगदान तब माना गया जबकि वो ऑनलाइन हो गया था। ठीक है, बहुत सारे शिक्षक यानी कि इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरा योगदान हुआ है नहीं, तो योगदान मेन स्वीकृत होता है जब ऑनलाइन हो जाएगा तब। ठीक है, तो उसमें तिथि और समय एकदम स्पष्ट अंकित रहना चाहिए, जैसे कोई पूर्वाहन किए हैं अपराहन किए हैं वैसे। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली के अंतर्गत प्रावधान है कि विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय नियमावली 2020 के तहत प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इस चीज़ से एक चीज़ और है कि जो नियमावली है उसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2010 के तहत उन्हें पूर्ण वेतनमान प्रदान करेंगे। मतलब यह जो नियमावली है ना, जिसमें कि कहा गया है कि उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन। वेतन संरक्षण का अर्थ होता है कि आपका जो यानी कि मूल वेतन है उससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो मूल वेतन बताया गया था 25,000 ही, लेकिन 25,000 से सभी शिक्षकों का मूल वेतन यदि जिनका ज़्यादा होगा उनका उससे कम नहीं होगा। हाँ, जो शिक्षक बहाल हुए हैं 2021 में 22 में, तो उनका मूल वेतन हो सकता है कि कम होगा, तो उनको यानी 25,000 से कम होगा तो उनको 25,000 दिया जाएगा। लेकिन जिनका मूल वेतन 26,000 होगा, जिनका 27,000 होगा, तो उनसे अगला पे मैट्रिक्स जो होगा उसमें उनका वेतन दे होगा, है ना। इस हिसाब से सभी शिक्षकों अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग वेतन बनेगा, जो कि जैसे 14 में बहाल हुए उनका वेतन अलग होगा, जो 12 में बहाल हुए उनका अलग होगा, 7 वाले का वेतन अलग होगा, जो 3 में बहाल हुए उनका अलग होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। अब यहाँ पर क्या है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को वेतन भुगतान की कार्रवाई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से होता है। अतएव स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं कि वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इस अवधि में करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। तो इस बीच में दोनों काम होगा, यानी कि आपका
जो यानी कि आपका जो वेतन मिल रहा है उस हिसाब से वेतन निर्धारण भी होगा कि आपका क्या मूल वेतन होगा। और उसके बाद प्राण जनरेट होगा और उसके बाद प्राण जनरेट होगा और प्राण जनरेट का एचआरएमएस होगा। तो जब एचआरएमएस जब ऑनबोर्डिंग होगा तो एचआरएमएस में डालना रहता है मूल वेतन क्या है आपका, सो है ना, कौन सा पे स्केल आपको मिल रहा है, मूल वेतन क्या है, ये सब एचआरएमएस में डालना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले वेतन संरक्षण का काम हो जाए, यानी कि आपका यानी कि जो वेतन निर्धारण का काम जो है सो हो जाए। यह निर्देश इन्होंने दिया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि अब विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि उन्हें जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो सवाल यहाँ यह उठता है कि जो पहले पूर्व नियोजित शिक्षक थे उन्होंने विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान किया है, उनको भी इस आधार पर मिलना चाहिए पे प्रोटेक्शन का लाभ, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया और तब कहा गया था कि जो पूर्व से नियोजित है उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन प्रावधान कुछ नहीं हुआ और वेतन संरक्षण के कारण ही उन्होंने ज्वाइन किया था। यदि उनको पता रहता कि वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो नहीं करते। तो यदि अभी जो यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को यदि दिया जा रहा है तो सरकार को चाहिए कि जो पहले से विद्यालय अध्यापक हैं उनको भी आवश्यक रूप से दे दे। और आप लोग प्राण के माध्यम से प्राण जनरेट करने में आप लोग एकदम सावधानी बरतिएगा, क्योंकि प्राण में क्या होता है कि प्राण में यदि आपका नाम या एड्रेस कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फिर प्राण जनरेट होने में दिक्कत होता है और फिर आपका जो है सो लेट से जनरेट होगा तो आपको वेतन मिलने में भी देरी होगी। इसलिए आप किसी एक्सपर्ट यानी कि जो अनुभवी होंगे उन्हीं से प्राण भरवाइए, वो बेटर रहेगा। बहुत लोग मोबाइल से भरने लगते हैं या जो कम अनुभवी रहते हैं उनसे भरवाते हैं और इस गलती के कारण उनको बाद में पछताना पड़ता है, या गलत प्राण जनरेट हो जाने के कारण जब आपका नाम अकाउंट नंबर और प्राण में जो भरेंगे आप यानी आधार नंबर में नाम यदि ये सब नाम यदि आधार कार्ड का नाम गलत रहेगा तो आपको प्राण जनरेट होने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आप लोगों को कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कोई भी सही जानकारी और स्पष्ट जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेके आते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।